एसी का डिस्कशन पेज नंबर क्या हो गया क्या करना ये तो होगा बेटा, हो जाएगा बाद में। करके नहीं आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर क्या बात है। पेज नंबर 133 एक्सरसाइज 7.1 बताइए क्वेश्चन। क्या हो गया? एसी वोल्ट मीटर में डीसी वोल्टेज देख लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर बोलो ना। एक्सरसाइज 7.1 में 7th क्वेश्चन में डाउट है और 8 का सी और क्वेश्चन नंबर 7 रीडिंग शोन बाय द हॉट वायर वोल्टमीटर एसी वोल्टमीटर है। बस सिंपल वोल्टमीटर की तरह ट्रीट करो आप, बस वोल्टेज बता दो 2 ओम के अक्रॉस कितना है। तो इसमें कौन सी वैल्यू आरएमएस वैल्यू रीड करेगा? और क्या डाउट था 7th में? वैल्यू तो निकाल ली होगी ना। 8 के सी पार्ट में टोटल करंट इज इन फेज विद द टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज यानी सप्लाइड वोल्टेज। नहीं आया तो सेम करके देखें। डेल्टा आ रहा था ना तुम्हारा, इसकी इक्वल आ रहा था। वैल्यू आई थी ना इसकी 10 इनवर्स कुछ करके, तो उसे जीरो करना है तुम्हें बेसिकली, क्योंकि वोल्टेज के फेज में डेल्टा नहीं है अगर, तो फिर करंट के फेज में भी डेल्टा नहीं होना चाहिए। टोटल करंट I1 प्लस I2 है, ये समझ आ रहा है? देखो मैं समझा देता हूँ। सभी लोग सभी ने एटलीस्ट एक्सरसाइज पहली तो एक्सरसाइज ट्राई की होगी, तो 8th क्वेश्चन सबने ट्राई किया, सबसे हो गया उसका सी पार्ट। यस सर। डाउट पूछ लो, ठीक है ना, अगर आपको डाउट आ रहा है तो पूछ लो। उसमें एक ब्रांच ये दी हुई है और एक ब्रांच ये दी हुई है। ये XC, ये R1, R2 और XL। एक करंट इसमें जाएगा कुछ I1, एक करंट इसमें जाएगा I2। हम एक चीज तो जानते हैं कि वोल्टेज के फेज से I1 का फेज ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटर है तो वोल्टेज से आगे रखेगा, और I2 का फेज वोल्टेज से पीछे रहेगा, है ना, क्योंकि वो अब I1 प्लस I2 जब हम निकालें तो ओवरऑल फेजर डायग्राम में करंट का फेज क्या आ जाना चाहिए, जो कि वोल्टेज का फेज है। यानी इस तरह से आप अगर डायग्राम बनाते हो, मान लो कि I1 हमारा ये आ गया, निकाल लेते हैं फिर मान के कुछ, इसमें सीधा हमें मिल जाएगा I1 की वैल्यू मिल जाएगी जो भी V0 होगा, जो भी सप्लाइड है। मैं मान लेता हूँ कि सप्लाइड है V0 साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा V0 बाय Z1, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी। इसमें करंट आगे रहता है डेल्टा, यानी कि tan इनवर्स XC बाय R। कोई दिक्कत इसके अंदर? tan डेल्टा डायरेक्टली फेजर से लिख दिया, अभी लिखना आना चाहिए सीधे सीधे। अगर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे है R1 और यहाँ है XC, ऐसे आएगा I, ये है फाई, तो tan फाई लिखा है मैंने बस, ठीक है ना, बाय R1। I2 जो लिखते हैं वो आता है V0 बाय Z2 साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स XL R2। वो कह रहे हैं जब आप I1 प्लस I2 करो, पहले तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है,
ठीक है ना, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बेसिकली। तो वोल्टेज अगर यहाँ पर है, ये अगर मैं कह दूं वोल्टेज है, तो I1 तो हमारा कुछ इस तरह से है और I2 हमारा कुछ इस तरह से है। ये होगा आपका phi1 कह देते हैं इसे, ये हमारा phi2। हमें क्या चाहिए, करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो, यानी क्या कह सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो जाना चाहिए। I1 sin phi1 इज इक्वल टू I2 sin phi2। मेरे हिसाब से I1 I2 लिख सकते हो, पीक वैल्यू लिखी जाती है ना यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी इससे यही कर रहे थे। मतलब तुम कह रहे हो हमने दो करंट लिख के नेट करंट निकाला था, तो वो तो अलग चीज हो गई ना। वो तो नेट करंट निकालने का अभी भी वही तरीका, अभी भी इन दोनों का नेट करंट कैसे निकालते। तुम ये कह रहे हो मैं इसको I1 ऐसे लिखता और I2 को ऐसे लिखता और ये हो जाता phi1 प्लस phi2। हाँ तो सही बात है, पर इसमें अब इससे आई नेट आ जाता, पर वो डेल्टा तो I1 से आता ना। आपको क्या चाहिए, अरे मैंने अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वोल्टेज और I1 सेम फेज में है। वोल्टेज तो कहीं और रहा होगा, हमने तो वोल्टेज ड्रॉ ही नहीं किया ना। यहाँ रिलेशन वोल्टेज से लानी है और वोल्टेज के फेज में लाना है, इसलिए मुझे वोल्टेज के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। Z1 Z2 शायद सब लोग लिख पाएंगे और साइन फाइव भी लिख पाओगे फेजर। एक्सरसाइज 7.2। सेवन पॉइंट टू के अंदर 12th 13th और बोलिए क्या करके है? किसी को भी डाउट हो तो खोल के बोलो, कोई वो बात नहीं है शर्माने की इसके अंदर। बस दो ही डाउट है, ये वाले आए क्या? वन और टू वाले ही नहीं आए ऐसा लग रहा है, थ्री तो कहाँ से आएंगे, अपने अपने करता है। 12th और 13th। 12th, consider an AC circuit where light bulb is in series with inductor. If the frequency of generator is increased, what will happen to the brightness of the bulb? तो एक हमारे पास बेसिकली बल्ब है, रजिस्टर मान लो उसे, और एक आपके पास इंडक्टर है L, और यहाँ से आपका कोई जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहा होगा वोल्टेज। ठीक है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R। हम तो एक चीज जानते हैं कि जो करंट निकल रहा होता है I, वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, V0 बाय Z। ठीक है, अब जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब यानी पावर से रिलेटेड चीज है, पावर जो हो जाता है वो सिंपली क्या हो जाता है IRMS का स्क्वायर इंटू R। VRMS इंटू वो सेम चीज है, IRMS VRMS cos फाई लिख दो। ठीक है ना, आप लिख रहे हो टोटल सर्किट की पावर। जो लोग कह रहे हैं ना IRMS VRMS cos फाई, यहाँ सिर्फ किसकी पावर से मतलब है हमें, बल्ब की पावर से। बात समझ आ रही है? तो मैं ये लिख दूंगा IRMS स्क्वायर R। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर इज इंक्रीज्ड, ओमेगा होता है 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाया जाता है तो ओमेगा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन जो इंडक्टेंस है जो कि ओमेगा एल होता है वो बढ़ रहा है। समझ आ रही है बात? अगर एक्सएल बढ़ रहा है तो जेड की वैल्यू क्या हो रही होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर है, तो जेड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो IRMS की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, VRMS जो पीक वैल्यू है वो अगर आपने फिक्स रखी है बाय जेड, तो वो क्या हो रहा होगा, तो ब्राइटनेस भी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। देख लो आंसर क्या है। ठीक है, 13। हाँ
हाँ, वो पूरे सर्किट में पावर कंज्यूम आती है ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर। कंज्यूम नहीं करते, लेकिन एक तरह से जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उसका कितना हिस्सा जा रहा है इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर, ये वेस्ट करता है वो स्टोर करता है, ये बात सही है ना। पर हर एक की इंडिविजुअल पावर तो आप निकालोगे ना, पावर तो वो भी है ना, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम एक तरह से। तो इंडक्टर में भी एनर्जी तो जा ही रही है कि नहीं जा रही है। वैसे आप लिखोगे तो वो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें रजिस्टर ही तो है। देखो क्या लिख सकते हैं, एक IRMS को मैं क्या लिख दूं, VRMS बाय Z, और cos फाई क्या हो जाता है, अरे IRMS है, ठीक है, और वहां क्या लिखते हैं, VRMS IRMS cos फाई। VRMS को क्या लिख सकते हैं, IRMS इंटू Z। अरे तो cos फाई का Z Z कट गया, यही तो बचा, करके दिखाऊंगा। 14 फॉर एन LCR सीरीज सर्किट frequency omega, circuit will be capacitive। 13. In a series LCR AC circuit, the voltage of the source at any instant is equal to, याद हो गई, ये तो सीधा सीधा लिखा है। वो तो पीक में आता है, हमेशा में थोड़ी आता है। किस समय पे, अरे यार जो सोर्स सप्लाई कर रहा है वही तो जाएगा सब में, और सब में फेज अलग अलग रहेगा उसका, रहेगा कि नहीं। उनके पीक के स्क्वायर का सम, वो जो सप्लाई किया है उसके पीक के स्क्वायर के इक्वल होगा। वी नॉट स्क्वायर इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये रिलेशन रहती है पीक में। अब उन्होंने क्या कहा है, किसी भी इंस्टेंट पर सम ऑफ मैक्सिमम वोल्टेजेस अक्रॉस द एलिमेंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस को अगर आप वेक्टर फॉर्म में सम करोगे तो सेम आ जाएगा, है ना। टर्म ऑफ नहीं, बाकी ऑप्शन सारे ही गलत है, वही बचा ना। नहीं नहीं, वो लॉजिक तो यही है, हम इस तरह से लिखते हैं ना। अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिख दूंगा V, ये हो जाएगा रजिस्टर में हो जाएगा I, जो भी होगा I इंटू R, और जो भी करंट आ रहा है साइन ओमेगा टी मान लो, ठीक है ना, प्लस I इंटू XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या रहता है, आगे रहता है π/2 से, प्लस I इंटू XC इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझ आ रहा है। इन तीनों को मैथमेटिकली सॉल्व करके वही तो आने वाला है V, जो भी फंक्शन होगा, क्योंकि इसे फेजर में ड्रॉ करोगे तो वही आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो I मैंने लिखा है ये क्या है, V नॉट बाय Z है ना। इसका फेजर अगर ड्रॉ करेंगे, एक 90 डिग्री आगे एक 90 डिग्री पीछे, वो कट के वही तो बन जाएगा सेम फेजर। 14 में डाउट है, और किसी को कोई और डाउट एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7, 17 और 17 के अलावा और कोई डाउट नहीं है। Two capacitors with initial charge CV0 and 2CV0 connected as shown in the figure across an inductor inductance cell. The time period of oscillation of the maximum current through the circuit. तो LC oscillation का आपको टाइम पीरियड बताना है।
मैक्सिमम करंट तो निकल जाएगा सीधे से। क्या करोगे, दोनों कैपेसिटर्स को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तो दोनों पे सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों सीरीज में। क्वेश्चन में शुरुआत में क्या दिया गया है, जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है वो कितने वोल्टेज से चार्ज किया गया बताओ, वी नॉट, जबकि राइट वाला 2 वी नॉट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज फ्लो करेगा, तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पे इंडक्टर भी है तो उसमें भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, तो ऑसिलेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में। पूछा गया मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट क्या होगा, ठीक है ना, सबसे पहले तो ओके। अच्छा ये बताओ कि चार्ज घट के मिनिमम 0 हो जाएगा क्या जब करंट मैक्सिमम होगा? एक पे 0 हो दूसरे पे ना हो, ऐसा कैसे होगा सीरीज में, बताओ, सोच के बताओ। नो सर। 0 नहीं हो सकता, तो क्या हम सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये तो ट्राई किया होगा ना सबने, इससे आंसर नहीं आया होगा ना? इंडक्टर वाली सब कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाएगी, चार्ज 0 नहीं होगा। हाँ, किसी से हुआ है क्वेश्चन, क्या किया आपने, टोटल एनर्जी के, तो इन्होंने मान लिया कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके किस में चला जाएगा, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, इंडक्टर में, और एलसी ऑसिलेशन करवाना है हमें तो, ठीक है। खैर टाइम पीरियड पूछा है सबसे पहले तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/√LC, सी कितना हो जाएगा, कोई हुआ क्यों नहीं तुम लोगों से? ये टाइम पीरियड तो आ गया होगा, ठीक। अब आपका मेन कंसर्न क्या है कि सारी एनर्जी जा नहीं सकती किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या दिया गया है, इस पे दिया गया -2 C V0, इस पे दिया गया है -CV0। चार्ज घट के 0 हो सकता है, 0 कैसे होगा? ये तो आइसोलेटेड प्लेट्स है ना, इनका चार्ज तो फिक्स रहना चाहिए, 3 CV0 -3 CV0। जा तो सकता ही है, क्यों नहीं जा सकता, ये इसी तरह का तो क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, बस बना अलग डिजाइन में, इसलिए हमें लग रहा है। मान लो ये अगर सिचुएशन हो, या अगर दोनों दोनों अलग पोटेंशियल से भी चार्ज हो, तो भी किसी भी समय पर अब जो आगे इन फ्यूचर इनके ऊपर चार्ज आने वाला है वो तो सेम ही आने वाला है, तो मिनिमम चार्ज जो किसी पे भी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये एक ही सीरीज में कनेक्टेड हैं और चार्ज डिक्रीज होना शुरू होता है तो 0 होगा कि नहीं होगा? तुम्हें इस चीज में डाउट हो रहा है ना, ये CV0 है, ये -CV0 है, ये -2 CV0 है, और ये +2 CV0 है, ठीक है ना। अब इंडक्टर खुद बैटरी की तरह काम करने वाला है, तो यहाँ का चार्ज तो बदल सकता है, जिसके हिसाब से यहाँ का चार्ज बदलेगा उससे इसका चार्ज बदल सकता है। अब मेन चीज है, अगर यहाँ पे मैं भेज दूँ -CV0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया अगर, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो भी इस पे चार्ज बच जाएगा फिर। देखते हैं एक बार।
ये पर टोटल एनर्जी के इक्वल कर क्यों रहे हैं? आंसर लाने के लिए वो तो समझ आ ही रहा है कि इक्वल कर दोगे उससे आंसर आ जा रहा है, पर दोनों की एनर्जी जा कैसे रही है पूरी तरह? वो भी तुमने पक्का आंसर चेक किया है? उससे आंसर आ रहा है? किसकी इक्वल किया था तुमने? इंडक्टर अपना फ्लक्स यस मेंटेन उसमें आंसर हाँ वो तो करेगा, पर आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कैसे चेंज होगा? वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते हैं तो 2 वी नॉट स्क्वायर। कितना आंसर कितना दिया? क्या कर दिया ये? तुमने दबाया था ना एसी का बटन, एसी का बटन दबाया, ये बोर्ड खराब हो गया, क्या कर रहे थे तुम? क्या दिया आंसर बेटा? क्या दिया 17 का? वी नॉट सी टू वी नॉट सी रूट के अंदर सी बाई 2 है। कैसे आएगा वो? अगर टोटल एनर्जी की इक्वल कर दें जो तुम लोग कह रहे हो, क्या आ गया आंसर? इससे तो ये आ रहा है इक्विवेलेंट करके निकाल C/2 है। वी नॉट क्या है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो वी नॉट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वी नॉट है। तो ऐसा नहीं करना है ना, बताओ, अब तब से बोले जा रहे हैं लोग कि आंसर आ जा रहा है, क्या ही नहीं रहा। तुम्हारी तरह हो गए सब, कल तुमने फंसाया था आज लोग फंसा रहे हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी इसका मतलब नहीं फ्लो करेगी, है ना? और हो भी नहीं सकता क्योंकि इन पे चार्ज तो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? तो आपको यही देखना है कि कितना फाइनली चार्ज रहेगा जो दोनों पे सेम रहेगा, दोनों पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। अगर तो देखो क्या कर सकते हैं उस केस में, किसकी एनर्जी जा सकती है पहले? अगर इसकी सारी का सारा चार्ज चला जाता है, ठीक है ना, इसका चार्ज अगर 0 हो जाता है तो इस पे तो चार्ज बचेगा उस केस में, बचेगा कि नहीं? तो कुछ हिस्सा इसके अंदर जाएगा और कुछ हिस्सा इसके अंदर जाएगा एनर्जी का, और जब ये डिस्चार्ज होगा तब कुछ हिस्सा इसके अंदर जाएगा और कुछ हिस्सा इसके अंदर जाएगा। पहले ये समझ आ रहा है सबको कि मैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टोटल मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं समझ आ रहा ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दोनों की प्लेट्स आइसोलेटेड है, ठीक है ना, तो दोनों क्योंकि इनिशियली सेम पोटेंशियल पे नहीं थे, तो दोनों के अक्रॉस फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाए किसी समय पे, ये पॉसिबल नहीं है ना, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा तब हम ये तो कह सकते हैं कि इंडक्टर की एनर्जी ये हो जाएगी हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। उस समय ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अक्रॉस इस पे अगर चार्ज घटा के मान लेते हैं कुछ क्यू हो गया होगा उस समय पे, थोड़ा सा लेंदी तो लग रहा है ये। P/2
सोचो यार क्या कर सकते हैं, तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। सिंपल भी सोचा जा सकता है ना। चलो देखते हैं फिर। फिर वो दोनों की एनर्जी हम इक्वेट क्यों नहीं कर सकते? बेटा दोनों की एनर्जी इक्वेट करने से आपका आंसर आएगा भी नहीं, और दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसा होगा कैसे? मैं तो यही सोच रहा हूँ तब से कि मतलब इसका चार्ज देखो, अगर आप इस प्लेट पे चार्ज जो है ये माइनस सी वी नॉट है, तो ये माइनस 3 CV0 है या नहीं? यस। तो इन प्लेट्स पे चार्ज कहीं और से आ तो सकता नहीं है, और जा भी नहीं सकता कहीं, तो ये चार्ज तो मेंटेन तो रहना चाहिए ना, -3 CV0, है ना? वही बढ़ता करता रहेगा, एक के ऊपर बढ़ेगा पहले फिर घटेगा, ऐसा कुछ होगा। दिया हुआ है ना, वो तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तभी तो चार्ज घूमेगा एक से दूसरे की तरफ, वरना जाएगा ही क्यों? अगर प्लस माइनस होता तो दोनों नलीफाई होके जीरो हो सकते थे। रुक जाओ एक सेकंड, 2 CV0 नहीं है, माइनस कर दो। वोल्टेज क्या होता था? Q/C। अरे रुक, क्या आंसर है? बाय देखो, तो जो हमने वहां पे सीखा था कि नहीं सीखा था कैपेसिटर में, कैपेसिटर में सीखा था ना, चार्ज कितना आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसा सोच के देखो कि चार्ज क्या होता है, शुरुआत में बढ़ता है और घटता है, लेकिन जब चार्ज मैक्सिमा पे पहुंचेगा या मिनिमा पे पहुंचेगा, उस समय क्या होना चाहिए? उसका रेट ऑफ चेंज रुक जाना चाहिए कि नहीं रुक जाना चाहिए? यानी ओवरऑल चार्ज जितना भी फ्लो हो गया होगा उस इंस्टेंट पर, जब इनका चार्ज मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, दोनों का पोटेंशियल तो सेम होता होगा। मैं फिर से समझाता हूँ, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो क्यों करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब एक अपना चार्ज दूसरे को देना शुरू करता है, उससे क्या उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटना शुरू होता है। अरे हाँ भाई यार, पर्पज ही है पोटेंशियल। बात सुना करो पूरी, फिर जवाब दिया करो। शुरुआत में दो कैपेसिटर हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, यानी दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। अब एक कैपेसिटर हमें पता है कि चार्ज देने लग जाता है दूसरे वाले को, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि फाइनली हम दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, और जैसे ही सेम हो जाएगा क्या वो चार्ज देना बंद कर देगा? तो यहाँ भी वही देखना है, आप देख सकते हो, इसलिए उन्होंने कैपेसिटेंस डी दिया क्वेश्चन में, ताकि हमें ये पता लगे कि लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे तो पोटेंशियल वी नॉट है, जबकि राइट वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल 2V0 है। यानी राइट वाला अब कुछ चार्ज सप्लाई करेगा लेफ्ट वाले को, तब तक करेगा जब तक कि, तो तब तक चार्ज फ्लो होगा, यानी तब तक इंडक्टर में करंट बढ़ेगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि उस समय पर चार्ज का फ्लो, जो ये चार्ज सप्लाई करने की रेट है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी।
तो उस समय इंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर होनी थी अब वो हो चुकी है। अब क्या होगा, इंडक्टर उस चेंज को अपोज करने के लिए खुद से चार्ज फ्लो कराना शुरू करेगा, जिससे फिर से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो ये अपना चार्ज सप्लाई करके इक्वल पोटेंशियल पे पहुंच के और रुक जाते, लेकिन क्योंकि इंडक्टर है उसने देखा कि अभी मेरे अंदर आई मैक्स था, अब तो इन्हें करंट फ्लो कराना बंद कर दिया, तो वो खुद से करंट इंड्यूस कर देगा और सर्किट में फिर से करंट आ जाएगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम पॉइंट क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट्स में भी ऐड कर लेना ऐसे केस के लिए। ठीक है, अब मेरे पास एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, तुम लोग बड़े बच्चे हो तो खुद से समझ के लिखो, चाहो तो एग्जांपल नोट्स में लिख लेना। पॉइंट क्या है इसके अंदर, पहला पॉइंट है कि all the electrical energy is not converted into magnetic energy if capacitors in series are at different potentials. और अगली चीज है चार्ज इज मिनिमम। अब चार्ज क्या है कि मिनिमम कब होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिनिमम होगी। वो कब होगी, जब चार्ज मिनिमम होगा, ओवरऑल चार्ज जो है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो चार्ज इज मिनिमम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मिनिमम, मिनिमम की बात है। मिनिमम मैक्सिमम दोनों में सेम ही बात आने वाली है वैसे। व्हेन बोथ कैपेसिटर रीच इक्वल पोटेंशियल समझ आ रहा है? तो दोनों का पोटेंशियल आपको क्या करना होगा, इक्वल। तो वो सिचुएशन सोच लो जिस समय पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो याद है वो क्या करते थे, इस प्लेट पे है माइनस सी वी नॉट, इस पे है प्लस सी वी नॉट, इस पे है प्लस 2 सी वी नॉट, इस पे है माइनस 2 सी वी नॉट। क्या करता था मैं, क्यू फ्लो होता हुआ मानते थे, यहां से निकला इसको मिला, फिर यहां से निकला फिर इसको मिला। याद है? इसके अक्रॉस मान लेते थे कुछ V1, इसके अक्रॉस मान लेते थे कुछ V2, फिर लगाते थे लूप लॉ। यहां से अगर चलना शुरू करें तो प्लेट का साइन दिया हुआ है पहले से, उसको छेड़ते नहीं था अपन, प्लस माइनस। इसे क्रॉस करोगे तो क्या आया, V1, इसे क्रॉस करोगे तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0, यानी V1 इज इक्वल टू V2। V लिखते समय हमेशा किस प्लेट का चार्ज लिखा जाता था, पॉजिटिव प्लेट का। इसकी पॉजिटिव प्लेट पे क्या है, सी वी नॉट माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू, इसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना है, बाय सी। टू सी कहाँ है बेटा, उसका सी ही कैपेसिटेंस है। समझ आ रहा है? सी सी कट गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या मिला, क्यू की वैल्यू सी वी नॉट क्या है, ये माइनस हाँ सी वी नॉट बाय 2, माइनस आ रही है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हुआ है जो कुछ भी है। हमें तो मतलब किससे, फाइनल चार्ज क्या होगा इनके ऊपर। समझ आया? यानी यहां से चार्ज फ्लो किया है कितना, माइनस सी वी नॉट बाय 2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा, अरे इस पे से फ्लो कर गया उल्टी डायरेक्शन में। नहीं सही बात है, हाँ कितना बचेगा, लिख लो ना, ऐड करके फटाफट बता दो। पॉजिटिव प्लेट पे कितना बचा, 3 सी वी नॉट बाय 2, और इस पे 3 सी वी नॉट बाय 2, नीचे वाली प्लेट पे ऊपर वाली। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव नेगेटिव का।
नेगेटिव आ गया यानी आपने राइट से लेफ्ट जाता हुआ माना है, उसका मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा होगा या उतना नेगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट जा रहा होगा। उसको एज इट इज साइन के साथ पुट कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है, किसी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कौन सा रूल है ये? अरे ऐसा कोई रूल था क्या? बस पॉजिटिव नेगेटिव सही लिखना होता है आपको, किस प्लेट को मिला और किस प्लेट से निकाला है। और चार्ज लिखते समय आपको सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा होगा कोई तुम्हें? ठीक है, तो इतना चार्ज उन्होंने क्या कर दिया है, लूज कर दिया। तो इफेक्टिवली या तो आप ये देख लो कि इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो इंडक्टर को मिलेगी, या आप क्या देख लो कि फाइनली इंडक्टर्स पे कितनी एनर्जी है, इनिशियली कितनी थी, और उनका जो डिफरेंस है वो इंडक्टर को मिलेगी। बात समझ आ रहा है? तो हमें ये समझ आ गया कि इतना चार्ज फ्लो किया है, तो मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूं कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस चार्ज इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी। बात समझ आ रही है? या मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी माइनस फाइनल कैपेसिटर की एनर्जी। समझ पा रहे हो? करो सॉल्व, आ जाएगा जहां तक मैंने हवा में कैलकुलेशन की है। ठीक है, पर थ्योरी तो सही है ये। आई मैक्स का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी कितनी है, सी वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 सी वी नॉट स्क्वायर माइनस फाइनली कितनी हो गई, दोनों पे सेम ही चार्ज है ना, तो हाफ सीधे वही कर देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। तो क्यू कितना है, 3 सी वी नॉट बाई 2 सी इक्वलेंट सी बाई 2। देखो कितना आता है, ये हो गया 5 सी वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 नेगेटिव आ जा रही है, ऐसा कैसे होगा? अच्छा ये कितना बचा, सी वी नॉट स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए हाफ एल आई मैक्स। आ रहा है ना? कितना आया? रूट भी तो होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले देखा है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप ऐसा करते हो ना, कुछ चीजें डिस्कशन वाली नोट्स में कॉपी करते हो। ग्रुप में काफी मैसेज तो आते हैं, ऐड दिस टू नोट्स, ऐड दिस टू नोट्स, प्लीज ऐड दिस टू नोट्स आल्सो। मैंने आकाश का मॉड्यूल पहली बार देखा, मुझे अच्छा लगा, ईएमआई के लिए तो काफी अच्छा मॉड्यूल बनाया है ना। चलो पेट में दर्द हो रहा है, सब हो गया है सेक्शन एफ में तुमसे कि कुछ नहीं हुआ है? बहुत सारे, छोड़ दो बेटा, बहुत सारे ना होने का मतलब हमको चैप्टर समझ नहीं आया, समझ रहे हो? सॉल्यूशन जानना है, आई ट्यूटर पे अवेलेबल है, डाउट पूछना है ना, कोई चीज चल रही होती है बीच में पूछ जाते हो, सेक्शन एफ का क्या हुआ, सेक्शन एफ का चलो चालू करते हैं सेक्शन एफ, ऐसा क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ सोल्यूशन जानना है और कुछ नहीं है, हमें जानना है कैसे कैसे क्या होता है। मन से ट्राई भी किया तुमने? दिखाओ कहाँ ट्राई किया।
से। चलो सेक्शन एफ पे चलें। क्यों? हो सकता है आगे और अच्छे क्वेश्चन हो। तो ये क्या है, ये कचरा ऑनलाइन है कोई? 47। चलो आगे बोलो, क्या बोला था? मेरे हिसाब से तुमने सेट 2 नहीं किया है, दर्पण भाई ने नहीं किया ना, इसीलिए सच्चाई बोला करो। कितना सुनने का क्या फायदा हुआ? समझ तो आएगी हमको कि तुमने नहीं किया है, इसलिए तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो और एफ पे जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुमने वो ट्राई किया होगा, है ना। EMI की एक्सरसाइज कर लेते हैं चाहो तो। वो किया, एक ही एक्सरसाइज है। चलो सेट 2 आधा किया है ना, पहले उसे कर लेते हैं और बचे हुए टाइम में सेक्शन एफ कर लेंगे। हाँ भाई, सेट 2 आराम से, पहले पीछे से। सेट 2 कितने क्वेश्चन हुए वैसे सेक्शन एफ में? तुमसे कितने हुए? 5-6। तुमसे 5 हुए है, जिससे 5 से ज्यादा हो गए भाई साहब पीछे। तुम भी चाह रहे हो इसीलिए डिस्कशन हो जाए। नहीं टफ है ना थोड़ा सा, मानना पड़ेगा वो। ट्राई किया ये काफी है, सभी लोग एटलीस्ट ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलो भाई बताइए, सेट 2 में 6 तक कोई डाउट, 6 तक कोई डाउट? 1 to 6 में थर्ड के अलावा देख लेते हैं। 11 हो गए एफ में, अरे उसको बताओ ना। 11 हो गए, इसी से पूछ लेते हैं। चलो सेट 2 1 से लेके 6 में क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा कोई डाउट? फोर्टीन तक? फोर्टीन तक कोई डाउट नहीं है। 21 तक? फिफ्टीन हो गया, 19? और बताइए 21 तक। 21 तक और कोई डाउट? 24 और 28 तक और कोई? तो पहले इतना ही कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले, the direct current of a unit is superimposed with alternating current b sin omega t. The effective value of resultant current is, बेटा मैथ्स है, ठीक है। आई नेट क्या हो जाएगा सिंपली, एक आपका डीसी करंट है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसकी क्या बतानी है आपको, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, तो आरएमएस वैल्यू बतानी है आपको। तो इसका स्क्वायर कर दो, रूट कर दो, मीन निकाल दो, क्या मिल जाएगा? तो एक्सप्रेशन हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हो। हम यहाँ एक्सप्रेशन लिख देते हैं बस, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक निकाल लेना या पाई बाय ओमेगा तक निकाल लेना, जो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं? हाँ भी बोलते तो भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आगे मैथ्स है, दूसरा सब्जेक्ट है। 15 in the LC circuit at this time I is increasing, I is increasing, I is decreasing, क्या है ये पॉजिटिव प्लेट है, अच्छा, और करंट राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि चार्ज किसके पास जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दिखाता है,
तो क्यू तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पर करंट का क्या हो रहा होगा, कैसे पता लगा? पहले मुझे एक सर चीज बता देना कैपेसिटर तुम, की एनर्जी डिक्रीज होगी और इंडक्टर की इंक्रीज होगी उससे। ठीक है, वरना कल की तरह तुम गलत वाले को पूरे जोश में जस्टिफाई कर दो कि मैं ही कन्विंस हो जाऊंगा हाँ यही है। कोई ऑनलाइन कुछ कह रहा था, हाँ बोलो, एक सेकंड, क्या क्या कह रहे थे? कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होगी और इंडक्टर की इंक्रीज होगी, उससे पता चला। कैपेसिटर की एनर्जी, या फिर इस तरह से देख सकते हैं ना, सिंपली dq by dt, dq रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यही तो होता है करंट इन द सर्किट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो रहा है लगातार, घट रहा है ना, तो करंट क्या हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आई क्या होगा, इंडक्टर किसकी तरह काम कर रहा है, बैटरी की तरह, तो करंट को क्या कर रहा होगा, सप्लाई एक तरह से। चार्ज घट रहा है, नेगेटिव प्लेट है, उसके ऊपर करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन शो करती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव प्लेट पे जाएगा तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और दोनों प्लेट पे इक्विवेलेंट सेम रहता है मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे भी क्या होगा, वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ही तो चल के यहाँ पे आ रहा है, वही तो नेगेटिव प्लेट पे जाता है। For a series LCR circuit for two different angular frequency of AC omega 1 and omega 2, power factor of the circuit is same. The angular resonant frequency of the circuit is 12. If omega 1 plus omega 2 is 25, then value of omega 2 minus omega 1 is. देख लेते हैं, एक आपको दिया गया है ओमेगा 2 बड़ा है ओमेगा 1 से, एक आपको दिया है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 25 है, और एक ओमेगा नॉट इसकी वैल्यू सेम एलसीआर सर्किट, सेम एलसीआर सर्किट है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि R बाय Z1 जो भी होगा इक्वल होना चाहिए R बाय Z2, यानी Z1 आपको इक्वल मिल गया Z2 के, ठीक है। यहां से हमें क्या पता है, Z1 की वैल्यू क्या होगी, यानी R स्क्वायर प्लस XC1 माइनस ओमेगा L, ये होना चाहिए R स्क्वायर प्लस यही R स्क्वायर फिर कट गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1 C1 माइनस ओमेगा 1 L1, ये होना चाहिए और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, यानी 1 बाय अंडर रूट LC की वैल्यू है ना, ये हमें दी गई है, कैसे हम रहेंगे, हाँ L तो सेम रहेंगे बिल्कुल, वो L और C तो सेम है, सही बात है। अब मेरे हिसाब से सवाल हो चुका है, डाउट किसका था ये, ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू L, ये इक्वल हो गया किसके, 1 बाय ओमेगा 1 माइनस 1 बाय ओमेगा 2 इंटू C, समझ गया, अरे अब तो हो जाएगा, ये कट गया ना, क्या पूछा गया था हमसे, वही कट गया, हाँ तो वैल्यू तो निकल जाएगी ना, पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई ना 1 बाय LC, यानी कि 1 बाय सीधे 144 आ जाएगी, डराते हो तुम,
अब दोनों का सम पता है और दोनों का प्रोडक्ट पता है, ठीक है। 19 हो गया। और कौन सा था, क्या नाम है तुम्हारा? हित। हित क्या पहली बार आया, पहले कब आया? क्या हो गया तुम्हें दाढ़ी को, ऐसे कैसे पहचान में आएगा? मैं मानता हूँ कि मास्क था पर उसके नीचे दाढ़ी थी कि नहीं थी, मैं तो उसी से पहचानता हूँ ना भाई। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 24? In the circuit shown value of resistance R if the total voltage is in phase with the total current। अरे सेम ही कर सकते हैं, हो जाएगा ना अब साइन फाइव वाला, ठीक है। आगे करा है, कितने लोगों ने करा है आगे? पूरी हालत नहीं, ऐसा नहीं लगता कि दयनीय स्थिति जिसे कहा जाता है, मतलब जर्जर स्थिति देखिए कभी, बहुत पुराना घर हो, ऐसा लगेगा टच करूंगा भाई गिर जाएगा, ऐसी स्थिति हो रखी है बैच की। पढ़ लो थोड़ा, आ गया एग्जाम बिल्कुल पास, हंसते बड़े मजे से रहे तुम। करके आए हो सॉल्व? इतना झूठ, सफेद झूठ मतलब। करा देंगे बिल्कुल, EM वेव्स किया है सबने? अरे वो बात की है ना, जिंदगी का सार जो है, सेक्शन F। कितना टाइम है? 15 मिनट है ना, बस एक सवाल हो जाए। बोलिए सेक्शन F। अच्छा सुन लो भाई सभी लोग, संडे को ये AC पूरा खत्म करना है अपन को, लेवल 1 जो है, जो भी चल रहा था, ठीक है ना? हाँ प्लीज ऐसी बातें मत कर, रुक जाओ थोड़ी देर। कल तुम्हारा वो नहीं है क्या NCERT? एक सेकेंड, और KVPOI नहीं है? मैं क्यों, मैं ऑलमोस्ट तैयार था ही, फिर मैंने जाना कि इतनी क्लास है, बच्चे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। केमिस्ट्री की भी कैंसिल हो रही है ना, विपुल सर लेने वाले थे। नहीं नहीं कैंसिल हो गई ना केमिस्ट्री की, तो मतलब नहीं, वो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है इसलिए कैंसिल हुई है, केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सी क्लास है क्या? फिजिक्स की बात ही कहां से आई? तुम लोगों ने बोला क्या, तुम लोगों ने बोला क्या उनसे कि मैं लेने वाला हूँ? अरे यार तुम क्यों ऐसा करते हो भाई, तुम मजाक कर रहा था, तुम दिल पे ले गए, और वो भी 4:15 से। नींद आती है भाई उस टाइम भाई। सुनो बात समझो, तो जो होगा सो होगा। संडे को सुन लो भाई, ये जो बचा हुआ है AC का जो सेट 2 ओपन कर रहे हैं, ये कंप्लीट करना है, और EM वेव्स की एक्सरसाइज, और उसमें जो सेट है लेवल 1 का, ये संडे को डिस्कस करना ही करना है, मुंह मत बनाना टेढ़े मेढ़े, ठीक है? सारे करके आ जाओ, और क्योंकि सिंपल सिंपल ही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल चलेगा। बाकी अभी हमारे पास कितना टाइम है, जेई में कितना टाइम बाकी है? तो धीरे धीरे सेक्शन F अपन तब तक करते रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये एक साथ तो होने से रहा। तुम देख रहे हो डायग्राम, देख रहे हो तुम, ये वायर है क्या? ये वायर ही है ना, डराने के लिए बनाया है बस, उसे सीधा बना देंगे हम, टेढ़ा बनाएंगे ही नहीं। चलो F करें, G कर ले पहले, या 12 मिनट ऐसे निकल जाएंगे यही करते करते। 11, 1 मिनट और रुके तो 10। सेट 2 किसका? AC का। कहाँ है सेट 2? 20 DC मोटर वाला।
देखना वहाँ केस की थ्योरी देखनी है एक बार, चलो बता दूंगा। और कौन सा मैं मार्क कर लेता हूँ, आज मैं अपना मॉड्यूल लाया हूँ ना भाई। वो है क्या तुम्हारे पास पेन पेंसिल कुछ? कौन सा था 20? और कौन सा है सेट 2 में? और भी बाकी था क्या? बोलो किसी को अगर। सर एसी का नहीं नहीं बेटा, इसका एसी तो आगे का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे संडे को। ईएमआई में सेट 2 जो था लेवल 2 का है ना, ये 1 का है, लेवल 1 का। ये पूरा डिस्कस हो गया है यस सर पूरा डिस्कस हो सेक्शन ए का थर्ड लेवल 2, ठीक है। चलो जी का एक आध क्वेश्चन हो जाएगा, वो कर ले। कहाँ तक हो गया सेक्शन जी? 11 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं सभी लोग। पेज नंबर 122 खोल लो। 122 पे 11th क्वेश्चन। इसका कुछ फायदा हो रहा है ना डिस्कशन का? काफी क्लास हम वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? वेस्ट मतलब ये जरूरी है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि डिस्कशन हो सके, ठीक है। 11 देख लो। इन द फिगर स्विच S1 and S2 are closed simultaneously at t is equal to 0, ठीक है। And the current starts to flow in the circuit. Both the batteries have same magnitude electromotive force. Polarities are indicated in the figure. Ignore mutual inductance between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max is equal to tau. Which of the following statement is true? डाउट किसका है? तो ये करने से नहीं हुआ तुम्हारा डाउट किसका था? पर डाउट होगा ना यार, ये ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट नहीं है ये पूरी क्लास का। ऐसा होता तो मैं कितना सुखी होता तुम जानते हो। हाँ दर्पण भाई हुआ था ये, ट्राई किया था। क्यों कर रहे हो यार, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो हरकतें? सेक्शन एफ ज्यादा कर, जरूरी वही है। सेक्शन एफ नहीं हुआ, अगले साल का जेई का पेपर हो गया है ना, उसी में से आने वाले सवाल, ठीक है। तो स्विच आपने बंद किया है, दोनों में क्या शुरू हो जाएगी? चार्जिंग शुरू होगी दोनों के लिए, इंडक्टर्स के लिए। तो बस इसमें मान लेते हैं करंट है कुछ I1 और इसमें मान लेते हैं कोई करंट है I2। तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? I को आप लिख सकते हो I1 माइनस I2। आई हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है, पूछा क्या है इन्होंने? हाँ लेफ्ट सर्किट के लिए मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है? V बाय आर ना, इन्फिनिटी टाइम पे, इंटू ई की पावर τ1 लिख देता हूँ, माइनस I2 क्या हो जाएगा? τ2। τ1 की वैल्यू क्या है? या फिर केवीएल भी लगा सकते हैं ना, आई मान के। फंक्शन निकाला क्या सही रहेगा, किससे जल्दी आ रहा है? पूरा फंक्शन निकाल के किया कि आई का फंक्शन निकाले फिर उससे डिफरेंशिएट करके? वो तो समझ गया, पर उससे फंक्शन क्या निकाले हुए, निकाल के फिर क्या डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम के लिए? पूछा क्या है इसमें? आई मैक्स की वैल्यू ही पूछी है ना। ठीक है
इससे भी तो आ ही जाएगा, इससे भी सेम ही चीज आ रही है ना। बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पोटेंशियल अगर आप 0 मानते हो तो यहाँ वी आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है, यहाँ भी वी आ रहा है ना, तो ऐसे ही तो लग रहा है कि इससे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी है, हमेशा वी तो रहने वाला है, तो इसको सेपरेट सर्किट मान सकते कि नहीं मान सकते? अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं ना। हाँ तो बस इसके अक्रॉस भी सेम चीज आ रही है, यहाँ वी माना है, यहाँ वी माना है, तो यहाँ क्या आ गया 2v, तो इसके अक्रॉस भी v ही है, तो ये i1 है, ये i2 है, सब्ट्रैक्ट करके लिख दें अगर, ये है l/2r, नहीं 2l/r। यहाँ से i आपको मिल जाएगा i max e की पावर माइनस t बाई टाउ माइनस e की पावर माइनस t बाय 2 टाउ। क्या पूछा जा रहा है? करंट को आपको क्या कराना है? मैक्सिमम। तो di/dt को क्या कर दोगे? तो वो टाइम मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, e की पावर माइनस t बाई टाउ माइनस 1 बाई टाउ प्लस t बाई 2 टाउ e की पावर माइनस t बाई 2 टाउ इज इक्वल टू 0, है ना। ये t था ना, नहीं t नहीं आता, इसमें भी नहीं आएगा। क्या होगा, अब कट जाएगा, क्या आ रही है वैल्यू? अरे अब हाँ तो बोलो, यहाँ से तो हो जाएगा ना, t निकल जाएगा, तो उस t को उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट में। ऐसा समझ आ रहा है मैं क्यों लिख पाया ऐसा? क्योंकि वोल्टेज फिक्स रह रहा है। अगर मैं यहाँ एक रेजिस्टर लगा दूं तब क्या सेपरेटली ले सकते हो? फिर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि इस रेजिस्टर को लेफ्ट वाले सर्किट के टाइम कांस्टेंट में यूज करें या राइट वाले सर्किट के टाइम कांस्टेंट में यूज करें, तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। फिर आपको लिटरली पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ समझ आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ यही फायदा था कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आगे कॉम्प्रिहेंशन पैकेज, नहीं पैराग्राफ पहला 12 13 में डाउट है, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है वैसे? The change in magnetic dipole moment associated with the orbit at the end of the time interval of the magnetic field change. क्या पूछा क्या है इसमें? थोड़ा बताओ क्वेश्चन में क्या है, मतलब पूरा पढ़ना नहीं चाह रहा मैं। उसके बाद वही अगर चार्ज एक में सर्किट करेगा तो स्टेडी करंट 0 मेगाबाइट होगा। वो तो होता ही है। लास्ट स्टेटमेंट दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम और प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ The change in magnetic dipole moment associated with the orbit at the end of the time interval of magnetic field change. मतलब t टाइम दिया है उन्होंने, इतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में कितना चेंज हुआ होगा? क्यों बात कर रहे हो यार, क्या हो गया? पूछ रहा था ना, सवाल के बारे में पूछ रहा होगा और तुम उसे बता रहे होगे, तो छोड़ दिया ना सॉल्व करना भगवत गीता। करा है EMI सॉल्व? ये करा है तुमने? क्यों नहीं करा? कहाँ तक किया है? और तुमने? ये सॉल्व ही नहीं किया? चलो तुम्हारी इच्छा, पढ़ लेते हैं। पढ़ना एक बार तो है, बस बैठे बैठे पढ़ दो एक बार, बस क्या है। pointer Q is moving in a circular orbit of radius r in the xy plane with a angular velocity. This can be considered as equivalent to a loop carrying out steady current 2 omega by 2 pi. A uniform magnetic field along the positive z axis is चलो ठीक है, समझ गए। The change in magnetic moment associated with the orbit at the end of the time interval of magnetic field change. इसका मतलब नहीं समझ पा रहा मैं तो। ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर मोमेंटम के, तो हम लिख चुके हैं ना, m होता है q/2m into l।
यही तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, in 1 second, assume that the radius of the orbit remains constant. The application of magnetic field induces EMF. This EMF is defined as work done. The change in magnetic dipole moment associated end of the time interval. गामा क्या बताया है, प्रोपोर्शनलिटी Q/2m की वैल्यू गामा है। Which increases at a constant rate. In a second, assume that the radius of the orbit remains constant. Use EMF is मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो जाता है I इंटू ए, है ना। तो I को क्या लिख सकते हैं, Q ओमेगा बाय 2 पाई, Q ओमेगा बाय 2 पाई इंटू एरिया जो भी होगा पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना। इसका उससे क्या लेना देना है, जो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग लगा रखी है 0 to B। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है ना। क्या 12 तो हो गया था ना, किसका डाउट है, 13 में डाउट है ना। d5/dt भी हमें पता है, d5/dt इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है B, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पे यही समझ नहीं आ रहा कि ये पूछ कर रहे हैं। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट लूप का। आई क्या हो जाएगा, Q ओमेगा बाय 2 पर एक चार्ज घूम रहा है ना, ऐसा बोला है ना। सर इसमें ऐसा बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है लूप में, सर्कुलर लूप में। मैं सवाल समझ नहीं पा रहा सही में, ध्यान ही नहीं लग रहा हूँ आपको। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है हमारे पास, गामा दे दिया इन्होंने Q/2m इंटू एल, एल हो जाता है I ओमेगा, यानी कि mr² इंटू ओमेगा, है ना। और I हमें दे रखा है Q ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा को क्या रख सकते हैं,
सवाल नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, दिमाग बंद हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करें बताओ, कल एक्स्ट्रा क्लास रखें या बोलो, जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो? जी और एफ कल तो मैथ्स में किस चीज की है? मैथ्स में जरूरी टॉपिक है क्या कुछ? क्या बहुत जरूरी है भाई? तुम इंटीग्रेट कर ही कहाँ पा रहे हो? ठीक है, तो डिस्कशन की क्लास है कि पढ़ाने की क्लास है?